वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द लर्नर्स डेवलपमेंट। अर्थात लर्नर की जो लर्नर मतलब अधिगमकर्ता, जो सीखने वाला है, या लर्नर को हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसका विकास हो रहा है, जो विकास के पथ पर है, उसके विकास में जो आनुवंशिकता है और वातावरण है, उसका क्या सापेक्ष महत्व है। तो एक व्यक्ति के विकास में या अधिगमकर्ता के विकास में आनुवंशिकता का और वातावरण का क्या सापेक्ष महत्व है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने सबसे पहले आपको हेरिडिटी के बारे में बताया था, एनवायरनमेंट के बारे में बताया था, लेकिन आज हम इसका सापेक्षिक महत्व पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा हेरिडिटी के बारे में बताना चाहूँगा। हेरिडिटी आपको पता ही है कि all those physical and mental characteristics that are transferred from parents to their offspring at the time of conception, that is called heredity। जो मानसिक और बौद्धिक विशेषताएं जो माता पिता के गुण होते हैं, माता पिता की जो विशेषताएं होती हैं, वो बच्चे के अंदर जीन्स के माध्यम से ट्रांसफर होती हैं जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। तो ये सारी विशेषताएं जो हैं, इनको हम हेरिडिटी कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। वो गुण जो हमें, जो बच्चे को माता पिता से विरासत में मिलते हैं, ठीक है, चाहे वो व्यक्तित्व है, चाहे वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, चाहे फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी विशेषताएं जो हैं ये आनुवंशिकता की ओर इशारा करती हैं। इसी प्रकार हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट का मतलब यही है, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, इसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है। हमारे चारों ओर का वातावरण क्या है? एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट कवर्स ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स दैट एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगेन लाइफ। जब बच्चे का जीवन चक्र शुरू होता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, तो उसकी जितनी भी क्षमताएं हैं, उनका विकास जो है, ये वातावरण पर ही होता है। तो वो सभी बाह्य कारक जो उस बच्चे के जीवन को प्रभावित करते हैं, वो वातावरण की उपज है, ठीक है। बच्चे का शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास जो है, वो वातावरण में ही होता है। तो जो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं जिससे बच्चे का विकास होता है, वो वातावरण में आता है। तो आज हम बात करेंगे कि इनका रिलेटिव इम्पोर्टेंस क्या है। रिलेटिव इम्पोर्टेंस बताना इतना आसान नहीं होगा, मैं एकदम से रिलेटिव इम्पोर्टेंस पे नहीं आ सकता। इसके लिए हमें थोड़ा सा पहले ये बताना पड़ेगा कि जो हेरिटेरियंस थे और जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, उनके अपने अपने विचार थे कि एक इंडिविजुअल जो है, क्या उस पर केवल वातावरण का ही प्रभाव है, या इंडिविजुअल के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर जो है वो केवल आनुवंशिकता का ही प्रभाव है। तो आनुवंशिकतावादी और वातावरणवादी दोनों ने अपने अपने तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंट किए। फिर उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एक इंडिविजुअल जो है, उस पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है या आनुवंशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अंत में इसमें यही हमें जो कंक्लूजन निकला, वो क्या निकला? वो यही निकला कि एक इंडिविजुअल जो है, वो केवल आनुवंशिकता पर ही आधारित नहीं है। क्यों आधारित नहीं है? क्योंकि माता पिता से कुछ गुण उसको जो है वो मिलते हैं विरासत में, लेकिन उन गुणों का जो वास्तविक विकास है, वो वातावरण में ही संभव है। इसलिए वातावरण की भूमिका को भी हम निकाल नहीं सकते। तो हम लास्ट में यही कहते हैं इसमें कि जो इंडिविजुअल है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि जो हेरिडिटेरियंस थे, उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कि जो हेरिडिटी है, इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो
क्रम है उसके प्रभाव में, उसके प्रभाव का जो पक्ष है उसमें कुछ तर्क जो हेरिटेरियन ने रखे उसके बारे में बात करना चाहूंगा। तो इसमें आता है स्टडी ऑफ फैमिलीज, परिवारों का अध्ययन। परिवारों के अध्ययन की अगर हम बात करें तो गाल्टन नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने परिवारों के ऊपर अध्ययन किया। ठीक है, स्टडीज कंडक्टेड ऑन फैमिलीज बाय गाल्टन। और उन्होंने क्या अपने अध्ययन में पाया उसके बारे में बात करेंगे। ही स्टडीड द लाइफ हिस्ट्रीज ऑफ 971 सेलिब्रिटीज। 971 जो सेलिब्रिटीज थे, प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उसके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया। विच इंक्लूडेड, जिसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, विच इंक्लूडेड जजेस, देन आर्टिस्ट एंड मिनिस्टर्स, कलाकार लोग थे, मंत्री लोग थे, जजेस थे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड या ऑन द अदर साइड ही स्टडीड लाइफ हिस्ट्रीज ऑफ 977 कॉमन एंड पुअर पीपल। दूसरी तरफ उसने एक और अध्ययन किया जिसमें उसने साधारण लोगों के ऊपर अध्ययन किया, 977 पीपल के करीब। ठीक है, तो 971 सेलिब्रिटीज के ऊपर किया और 977 जो है वो कॉमन पीपल के ऊपर उसने अध्ययन किया। ये दो प्रकार के अध्ययन उसने किए। अब अध्ययन में क्या पाया उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये कहता जो 971 सेलिब्रिटीज थे, जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, आउट ऑफ 971 सेलिब्रिटीज ही फाउंड 533 पर्सन्स टू बी इंटेलिजेंट। उसमें 535 लोग बहुत ही इंटेलिजेंट थे। ठीक है, आउट ऑफ 977 कॉमन एंड पुअर पीपल, और वो जो 977 कॉमन और पुअर पीपल थे, गरीब लोग थे, ओनली 5 पर्सन्स वर इंटेलिजेंट। उसमें केवल 5 लोग ही इंटेलिजेंट थे। रेस्ट ऑल वर विद लो और पुअर इंटेलिजेंस। बाकियों का जो बुद्धि लब्धि थी या आईक्यू था या बुद्धि थी वो बहुत कम थी। ठीक है, सो दिस वाज कंक्लूडेड दैट द इंटेलिजेंस गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि ये जो इंटेलिजेंस है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो ये अध्ययन ने बताया है जो कि किया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जो कि हुए हैं। ठीक है, इसमें आता है स्टडी ऑफ ट्विन्स, जो जुड़वा बच्चे हैं उनके ऊपर भी अध्ययन हुआ। जुड़वा बच्चों के ऊपर जो अध्ययन हुआ उसमें क्या हुआ कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, स्वेसिंगर नाम था उनका, स्वेसिंगर। उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने आइडेंटिकल ट्विन्स के ऊपर अध्ययन किया। ठीक है, तो ये कहता जो हेरिडिटी का इफेक्ट है, अगर इसको हमने कंसीडर करना है, इसको हमने देखना है, तो जो ट्विन्स हैं उनके ऊपर अध्ययन बहुत ज़्यादा जरूरी था। जो ट्विन्स जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं और एक फ्रैटर्नल ट्विन्स होते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स मतलब आइडेंटिकल होता है एक जैसे, समरूप जिसको हम कहते हैं, समरूप जुड़वा। और फ्रैटर्नल का मतलब हो गया बंधु, ट्विन्स, बंधु, यमज भी कह देते हैं, बंधु जुड़वा। तो जो स्वेसिंगर थे उसकी बात मैं कर रहा था अभी। स्वेसिंगर ने जो अध्ययन किया वो उन्होंने आइडेंटिकल ट्विन्स के ऊपर जो अध्ययन किया उसमें उन्होंने क्या पाया। ही कंडक्टेड स्टडीज ऑन 10 पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स के 10 पेयर्स के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, वन मेंबर ऑफ ईच पेयर वाज ब्रॉट अप इन वन टाइप ऑफ एनवायरमेंट एंड अदर मेंबर ऑफ ईच पेयर इन अदर टाइप ऑफ एनवायरमेंट। मतलब क्या हुआ कि ये जो आइडेंटिकल ट्विन्स थे, इसके जो पेयर्स थे इसके ऊपर अध्ययन हो रहा है। तो एक मेंबर जो था पेयर का वो एक एनवायरमेंट में रखा और दूसरा जो था वो दूसरी तरह के एनवायरमेंट में रखा। ठीक है, व्हेन दे ग्रो अप, जब वे बड़े हुए, दे वर सब्जेक्टेड टू ए कंपैरेटिव स्टडी। बड़े होने के बाद उनका तुलनात्मक अध्ययन किया गया। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या पाया अध्ययन में, व्हेन दे ग्रो अप, जब वे बड़े हो गए, they were subjected to a comparative study. Most of the members of the pair showed no difference in their intelligence quotient.
तो उन्होंने ये पाया कि जो पेयर के मेंबर थे ज़्यादातर, उनके बीच में कोई खास अंतर जो था वो नहीं दिखा उनको। उनकी आईक्यू में कोई खास अंतर नहीं दिखा, क्योंकि एक अलग एनवायरनमेंट में रखे थे, दूसरे अलग एनवायरनमेंट में रखे थे, ठीक है ना। तो प्रत्येक जोड़े के एक सदस्य को उन्होंने एक एनवायरनमेंट में रखा और दूसरे सदस्य को उसने दूसरी तरह के एनवायरनमेंट में रखा। लेकिन जब वो बड़े हुए तो जो स्टडी सामने आई, उसमें क्या सामने आई कि उनका जो आईक्यू था उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लगभग सेम ही था, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हेरिडिटी है, जो आनुवंशिकता है, उसका उन पर प्रभाव पड़ा है, एनवायरनमेंट का प्रभाव इस पर नहीं पड़ रहा। हेरिटेरियंस ने ये चीज़ देखी, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे जो हैं वो स्टडीज हुई हैं, रक्त के अध्ययन हुआ है, स्टडी ऑफ ब्लड रिलेशनशिप हुआ है, एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जो लोअर एनिमल्स थे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो हम इनके द्वारा अपनी बात बता सकते हैं कि जो आनुवंशिकता है इसका कितना ज़्यादा प्रभाव जो है वो पड़ता है। जो ब्लड रिलेशनशिप है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या आता है, एज द डिग्री ऑफ ब्लड रिलेशनशिप इंक्रीजेज सिमिलरिटीज अमंग देम आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे कहता ब्लड रिलेशनशिप की डिग्री बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे उनमें समानताएं भी बढ़ती हैं और असमानताएं कम होती जाती हैं। जो बच्चे हैं और जो माता पिता हैं, इनका जो खूनी रिश्ता है कहता ये सबसे निकट होता है। जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें माता पिता के सबसे अधिक निकट समय यमज होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी वृद्धि का आकार एक ही जो संयुक्त कोष है वो होता है, ठीक है। इसके बाद जो फ्रैटर्नल ट्विन्स हैं, बंधु यमज हैं, उनका स्थान होता है, क्योंकि इनका आधार एक ही स्त्री होती है, इसके पश्चात अन्य रिश्ते आते हैं। तो बुद्धि लब्धि या आधारित जो खूनी रिश्ते हैं उनमें ये जो सहसंबंध है वो हम देखते हैं। जो आइडेंटिकल ट्विन्स है, ये ब्लड रिलेशनशिप है, तो इनका जो कोरिलेशन है वो है 0.85 to 0.90। फ्रैटर्नल ट्विन्स का कोरिलेशन आता है 0.55 to 0.65। इसी प्रकार सिबलिंग्स जो अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनका है 0.50 to 0.60। पेरेंट्स चाइल्ड 0.40 to 0.50। कजन्स 0.25 to 0.35। तो ये आप देख सकते हैं इसमें। तो इस तरह से जो हेरिटेरियंस थे उन्होंने ये कहा कि वंशानुक्रम का प्रभाव हम बच्चे पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 1 या 2 या 3 एक्सपेरिमेंट आप लिख सकते हैं जिससे आप अपनी बात को आगे रख सकें। इसी प्रकार हम बात करते हैं वातावरण के प्रभाव की, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले जो एनवायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए उसके बारे में बताएंगे। एक्सपेरिमेंट्स ऑन चिल्ड्रन ट्रेस्ड फ्रॉम जंगल्स, जानवरों से मिले बच्चों पर प्रयोग, ठीक है, जानवरों से मिले बच्चों पर प्रयोग। तो यहां पर ये कहता है कि जंगलों से कई मानव मिले जिनका समाजीकरण बिल्कुल शून्य था। Many humans were found from the forests which had zero socialization। बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो बेचारे जिनको समाज का कोई पता नहीं, समाज में कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे उठते हैं, क्योंकि वो जंगलों में थे तो उनका समाजीकरण कहाँ होगा, ठीक है। उठना बैठना, खाना पीना, रहना सहना, उनका जो समाजीकरण था वो नहीं हुआ था। तो इस तरह से इनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया गया। अब ये कहता बिहेवियर ऑफ सच ह्यूमंस वाज जस्ट लाइक एनिमल्स। तो जाहिर है जो जंगल में रह रहा है उसका व्यवहार जानवरों की तरह ही होगा, तो इनका भी था। रामू वाज सच ए बॉय। ये एक्सपेरिमेंट हुए हैं, तो जिस का नाम लिया जाता है वही लिखना है अपने पेपर में भी। ये नहीं कि आपने रामू जगह श्यामू कालू लिख दिया, नो, रामू ही लिखना है। रामू वाज सच ए बॉय, इसीलिए हम आपको एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं। नहीं तो इस प्रश्न का आंसर हम डायरेक्ट भी दे सकते थे रिलेटिव इंपॉर्टेंस का, वो हम बाद में देंगे। जब तक हम एक्सपेरिमेंट्स को नहीं लिखते हैं तब तक ये प्रश्न हमारा अधूरा रहता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स देने के बाद हम मेन बात पर आते हैं कि क्या इसका रिलेटिव इंपॉर्टेंस होगा।
तो इसमें हम फिर ये लिखते हैं कि रामू वाज सच ए बॉय हु वाज फाउंड इन ए जंगल, जो कि जंगल में मिला। ही वाज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्फ बॉय, उसको भेड़िया लड़का के नाम से जाना जाता था। ही वॉज कॉल्ड एज ए वोल्फ मतलब भेड़िया, बॉय मतलब लड़का। ही वॉज टेकन अवे टू द फॉरेस्ट बाय ए वोल्फ इन हिज अर्लीस्ट। जब वो छोटी आयु का था तब उसको कोई भेड़िया उठा करके जंगल में ले गया था। ठीक है, था वो छोटी आयु का, लेकिन एक भेड़िया आया और उसको उठाकर जंगल में ले गया। ही वॉज ब्रॉट अप इन ए फ्रेश एनवायरमेंट, तो वो जंगल के एनवायरमेंट में ही पड़ा बड़ा। While living in wolves, he learned their behavior. जब वो जंगल में रहने लगा तो उसका व्यवहार वैसा ही हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस एनवायरमेंट में हम चले जाते हैं हमारा जो व्यवहार है वो वैसा ही दिखता है। इस तरह से और भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं। ठीक है, और भी आप एक्सपेरिमेंट इसमें लिख सकते हैं कि मुरे टापू के लोग जो थे उनको 6 अंक से आगे की गिनती जो थी वो नहीं आती थी। ठीक है, 6 अंक से आगे की जो गिनती होती है वो उनको नहीं आती थी, और न ही उनकी भाषा में 6 से आगे कोई शब्द था। उनकी जो भाषा थी उसमें 6 से आगे शब्द था ही नहीं कोई भी। तो स्कॉटलैंड ने इस टापू पर अधिकार किया और उनको शिक्षा दी। ठीक है, तो कुछ समय के पश्चात उनमें जो था वो, क्योंकि वो शिक्षित हो गए तो उनमें वो योग्यताएं आ गई। इसका मतलब जिस एनवायरमेंट में हम बच्चे को रखते हैं, व्यक्ति को रखते हैं, वो वैसा ही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें एग्जाम्पल 2-4 लिख सकते हैं। ठीक है, कि गोडार्ड ने भी एक्सपेरिमेंट किए, फे और एडिथ ने भी अध्ययन किया। ठीक है, उनका अध्ययन हुआ, फे और एडिथ का अध्ययन हुआ। फे जो था और जो एडिथ थे ये 2 जुड़वा बच्चियां थी जिन्हें बचपन में ही अलग कर दिया गया था। बड़े होने पर कहता एक का विवाह जो है एक व्यापारी के साथ हुआ और दूसरी का विवाह जो है वो किसान से हुआ। फे का व्यापारी के साथ और एडिथ का किसके साथ, किसान के साथ। तो दोनों के व्यवहारों में अत्यधिक अंतर पाया गया, क्योंकि एनवायरमेंट अलग अलग मिला उनको, तो अंतर तो होना ही था। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है हम जिस एनवायरमेंट में होते हैं उस तरह के एनवायरमेंट का प्रभाव हम पर आप देखें तो कहीं ना कहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसका सापेक्षिक महत्व क्या हो सकता है, वंशानुक्रम और वातावरण का क्या सापेक्षिक महत्व हो सकता है। तो पहला इसमें आता है कि वंशानुक्रम और वातावरण जो है उनका समन्वय की अगर हम बात करें कि वंशानुक्रम और वातावरण को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं या एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बोथ आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है, मैकाइवर और पेज ने कहा कि जीवन की जो प्रत्येक घटना है ये दोनों का ही परिणाम है। एवरी इवेंट ऑफ लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ बोथ। जीवन की प्रत्येक घटना किसका है, परिणाम है दोनों का। ठीक है, और एक के बिना दूसरे का एग्जिस्टेंस संभव नहीं है। एक का परिणाम उतना ही आवश्यक है जितना कि दूसरे का। ठीक है, ना तो हम किसी को अलग कर सकते हैं इसमें, ना ही हम किसी को हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोथ आर कोऑर्डिनेटेड, इनमें कोऑर्डिनेशन है, इनमें समन्वय है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि बालक का जो विकास है उसमें वंशानुक्रम का भी और वातावरण का भी समान महत्व है। ठीक है, किस प्रकार से इनका समान महत्व हो सकता है। अगर आपने देखा होगा कि एक बार एक साइकोलॉजिस्ट को किसी ने पूछ लिया कि आप ये बताओ कि क्या इनमें कोई एक चीज ही व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, तो उसने कहा नहीं। एक पौधा है, उसको बड़ा होने के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी, उसको सूरज की प्रकाश की आवश्यकता है। ठीक है, और बीज भी उन्नत किस्म का होना चाहिए। अगर बीज उन्नत किस्म का नहीं है तो पौधा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, जब पौधा बीज उन्नत किस्म का है और पौधा उसमें से निकल जाता है, अंकुर फूट जाता है और वो धीरे धीरे अंकुर जो है वो एक पौधे का रूप धारण कर लेता है, तो उसको आगे बढ़ने के लिए सूरज के प्रकाश की आवश्यकता होगी, पानी की आवश्यकता होगी।
तो जिस प्रकार एक पौधे के लिए दोनों चीजें आवश्यक है, उसी प्रकार एक व्यक्ति के विकास के लिए वातावरण और वंशानुक्रम दोनों की ही ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है। और क्या इसमें पॉइंट आता है स्पेक्स महत्व में कि इंडिविजुअल इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ हैबिट एंड एनवायरनमेंट। जो व्यक्ति है वो किसका गुणफल है, वंशानुक्रम का और किसका, वातावरण। ठीक है। वंशानुक्रम और वातावरण का जो संबंध है ये जोड़ नहीं है, बल्कि ये क्या है, गुना है। ठीक है। और वंशानुक्रम और वातावरण का जो प्रभाव है उसकी अगर हम बात करते हैं तो कहता कि यह बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वंशानुक्रम अगर हम क्या बताना मुश्किल है कि वंशानुक्रम और वातावरण जो है इसमें से सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है। व्यक्ति का जो विकास है उसमें कोई ये पूछ ले अब कि सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है, तो कहता है ये बताना मुश्किल होता है कि वातावरण का ज्यादा प्रभाव है या किसका, वंशानुक्रम। ये मुश्किल है बताना। क्यों है? क्योंकि वंशानुक्रम के अंतर्गत क्या होता है, जो गर्भाधान के समय जो उपस्थित समस्त बातें हैं वो आते हैं। मैंने पहले कहा था कि माता पिता के जो गुण हैं वो बच्चे के अंदर स्थानांतरित होते हैं गर्भाधान के समय, तो वो उसका वंशानुक्रम है। लेकिन वो जो गुण है वो जो ट्रांसफर हुए बाद में उसका जो विकास है वो तो वातावरण में है ना, वो तो वातावरण में होगा ना। वातावरण में ही बच्चे का बौद्धिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा, उसकी भाषा का विकास होगा। तो फिर वातावरण की महत्ता को भी तो नहीं निकाल सकते हम। ठीक है। तो इसलिए दोनों का ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों में अंतर करना संभव नहीं। दोनों एक ही सिक्के के, हमने इसलिए पहले पॉइंट में कहा कि दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। ठीक है। तो व्यक्ति के विकास में जो इनकी भूमिका है वो निश्चित तौर पर सराहनीय भूमिका है। तो इन पॉइंट्स के साथ इस प्रश्न को मैं यहाँ विराम देना चाहूँगा। ठीक है। और वीडियोस जो हैं इसको आप सब्सक्राइब, चैनल को आप कर सकते हो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो जिसने सब्सक्राइब किया होगा उसको जो है वो वीडियो अपने आप ही पहुंच जाएगी। ठीक है। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी मैं वीडियो डाल सकता हूं इसमें। बाकी आपको समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।